हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जल्दी से अटेंडेंस अपना लगा लीजिए कि भाई कितने लोग जुड़ गए हैं, और कंटिन्यू पढ़ते जाइएगा क्योंकि आप ही लोग के लिए, आपके एग्जाम के लिए ही ये लेक्चर बन रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट्स फॉर मैनेजर और पेपर फर्स्ट। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 का मतलब है कि 50 क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट। पहले लेक्चर में मैंने 50 क्वेश्चन दिया था और ये दूसरा लेक्चर है, इसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है या एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए भी हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक चीज और बता दें, आज अकाउंट्स फॉर मैनेजर में जो मैंने क्वेश्चन दिया है, मोस्टली क्वेश्चंस आपका अनुपात विश्लेषण से है, अर्थात रेशियो एनालिसिस से है। किससे है? रेशियो एनालिसिस से ये सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उसके पहले वाला जो था वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और आज वाले में अनुपात विश्लेषण मतलब रेशियो एनालिसिस के हैं, जो डिफरेंट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यहां तक कि ग्रेजुएशन हो चाहे कोई भी हो, सब में ये क्वेश्चंस आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कंद आवर्त अनुपात है। पूछा जा रहा है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कौन सा रेशियो है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्कंद आवर्त अनुपात। ये पूछ रहा है कि कौन सा अनुपात है? तरलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो लाभदायकता अनुपात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दो दो क्वेश्चन का ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लाभदायकता अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्ञात करने के लिए आवश्यक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्ञात करने के लिए क्या जरूरी है, मतलब लाभदायकता अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या जरूरी है? जैसे बिक्री की मात्रा, संचालन व्यय, बिक्री पर कुल उपांत और ये सभी। बताइए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्ञात करने के लिए क्या जरूरी है? ये तीनों ही चीज जरूरी है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर सही है। जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं, ठीक ना। अनुपात विश्लेषण के लाभ है। रेशियो एनालिसिस के क्या बेनिफिट है बताइए? सूचना संवहन में सहायक होता है, बिल्कुल होता है भाई। वित्तीय पूर्वानुमान में भी सहायक होता है, बिल्कुल होता है। लागत नियंत्रण में भी सहायक होता है, बिल्कुल होता है। उपरोक्त सभी सही ऑप्शन तीनों है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि चालू अनुपात क्या है? चालू अनुपात मींस करंट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो किस तरह का रेशियो है? पूछ रहा है लाभदायकता अनुपात मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात मतलब एक्टिविटी रेशियो, शोधन क्षमता अनुसार मतलब सॉल्वेंसी रेशियो, और उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा अनुपात है? 4 नंबर जो चालू अनुपात है ये आपका शोधन क्षमता अनुपात है। इसको वित्तीय अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, जितना अधिक अनुपात उतना अधिक अनुकूल। पूछ रहा है कि अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही आपके फेवर में होगा, अनुकूल होगा। यह कथन सत्य नहीं है। पूछ रहा है किसके संदर्भ में सत्य नहीं है भाई? वर्तमान अनुपात के संबंध में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के संबंध में, सकल लाभ अनुपात के संबंध में, ऋण इक्विटी अनुपात के संबंध में। बताइए किसके संबंध में ये सही नहीं है? 5 नंबर क्वेश्चन। तो यह जो स्टेटमेंट दिया गया है वह स्टेटमेंट डेब्ट इक्विटी रेशियो के संबंध में सही नहीं है, नहीं तो बाकी ये तीनों के संबंध में सही। ठीक है, आगे बढ़िए। एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा इसको और जूम करें तब पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा। एक न्यूमेरिकल है कि यदि चालू अनुपात 2:5 है और चालू दायित्व आपका 25,000 है तो चालू संपत्ति की राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, चालू अनुपात मतलब पूछ रहा है कि करंट रेशियो इक्वल टू 2:5। तो हमारा करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। करंट रेशियो हमारा कितना दिया है? 2/5 दिया है। 2:5 का मतलब वही हो। और करंट एसेट्स का कुछ पता नहीं है, तो करंट एसेट्स का पता नहीं है। करंट लायबिलिटीज दिया गया है 25,000, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 करंट एसेट्स
इक्वल टू 25 पचे 125 1,25,000, तो करंट एसेट्स इक्वल टू 1,25,000 बटा 2 डिवाइड कर देंगे, करंट रेशियो आपका आ जाएगा। कोई दिख रहा है इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? 10,000, 12,500, 25,000। सोचिए, पढ़े होंगे। करंट रेशियो का हमारा रेशियो दे रहा है 2:5, 2/5 ऐसे समझिए। करंट एसेट्स इतना, करंट लायबिलिटीज 25,000। इसमें करंट एसेट्स नहीं दिया है, आपसे पूछा जा रहा है कि चालू संपत्ति की राशियां। भाई चालू संपत्ति कितना होगा? ये हाल है, मैसेज करके बताइए। चालू अनुपात का हमारा फार्मूला है, अब मैं बता दे रहा हूं, कमेंट में जरूर दीजिएगा। करंट रेशियो का फार्मूला होता है, पूरा डिटेल से बता रहे हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट जो रेशियो दिया गया है ये 2:5 दिया है, और करंट एसेट्स का पता नहीं है, करंट लायबिलिटीज 25,000। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर, मैं फार्मूला भी बता दिया, प्रोसेस भी बता दिया, यदि पढ़े होंगे तो जरूर आंसर बताएंगे। इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में अभी करके दिखाइए। नेक्स्ट मैं देख लूंगा, आप आंसर वहां पे करिएगा। निम्नलिखित अनुपातों में से कौन सा अनुपात, चूंकि इसी में से कोई चारों में से एक होगा, ये तो पक्का है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, यदि इसमें से आंसर नहीं मैच कर रहा है तो इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन आंसर एग्जैक्ट जरूर बताइएगा। निम्नलिखित अनुपातों में से कौन सा अनुपात अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है यदि वह ऊंचा है? कह रहा है कि नीचे कुछ अनुपात दिया गया है, यह इस अनुपातों में से कौन सा अनुपात है जो ऊंचा है और एक अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन्वेस्टमेंट रिटर्न और उपयोग सभी। सातवां का आंसर बताइए जल्दी से। ये तीनों ही रेशियो ऐसे हैं जो यदि अधिक है तो ये अच्छी स्थिति को प्रकट करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुपातों में से, ये तो हो ही गया, नहीं वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित अनुपातों में से कौन सा अनुपात अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है यदि वह नीचा, सेम क्वेश्चन वही है, बस अंतर यह है कि वहां पे ऊंचा है लिखा है, यहाँ पे नीचा है लिखा है। कह रहा है कि निम्न अनुपातों में से कौन सा अनुपात है जो नीचा होने के बाद भी अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है? संचालन अनुपात, अस्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, संचालन से लाभ अनुपात, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए भाई। ऑपरेटिंग जो रेशियो है ये जितना ही कम होगा व्यवसाय की वो अच्छी स्थिति को प्रकट करेगा। क्यों? खर्चे यदि हमारे कम हो रहे हैं तो हमको फायदा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? खर्चे जिस व्यवसाय में ज्यादा होना शुरू हो गया तो प्रॉफिट या बेहतर स्थिति नहीं मानी जाएगी। अगला देखते हैं, देखिए एक न्यूमेरिकल और आ रहा है। हाँ, यहाँ 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, थोड़ा सा जूम करना पड़ा है। चालू अनुपात है, चालू अनुपात किस तरह का अनुपात है? आर्थिक चिट्ठा अनुपात, मिश्रित अनुपात, लाभन खाता अनुपात, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए चालू अनुपात किस तरह का अनुपात है? चालू अनुपात एक तरह से आर्थिक चिट्ठा अनुपात है, क्योंकि बैलेंस शीट की सहायता से बनाया जाता है। चालू अनुपात मींस होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल आ रहा है, यदि प्रारंभिक रहतिया 50,000, अंतिम रहतिया 60,000, बेचे गए माल की लागत 2,20,000, तो रहतिया आवर्त अनुपात ज्ञात कीजिए। पूछा जा रहा है आपसे कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो इससे पहले आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक, ये फार्मूला होता है।
अब ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 2,20,000, एवरेज स्टॉक का पता नहीं है, तो यहां पे निकालेंगे एवरेज स्टॉक इक्वल टू होता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 50,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 60,000 बटा 2 बराबर 1,10,000, अर्थात ये हो जाएगा 55,000। एवरेज स्टॉक कितना आया भाई 55,000। अब इसको हम काट देंगे, 5 चौको 20, 4 बार में गया, अर्थात यहाँ पे 4 टाइम्स आंसर आएगा। देखिए मैच करिए, 4 टाइम्स है 4 बार, ऑप्शन सी 4 बार। कोई प्रॉब्लम? अगला एक क्वेश्चन दे रहा है, ऐसे ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ न्यूमेरिकल भी मिलेंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात तरलता स्थिति का मापक है? नीचे 4 अनुपात दिया गया, पूछ रहा है कि सबसे लिक्विडिटी कौन सी है इसमें से, बताइए जल्दी से। तरलता अनुपात, स्कंदावर्त अनुपात, देनदार आवर्त अनुपात, उपयुक्त सभी। कह रहा है कौन सा अनुपात तरलता स्थिति का मापक है? भाई तरल अनुपात ही ना तरलता स्थिति का मापक होगा, और कौन होगा? अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करें कि 2 क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात शोधन क्षमता का घोतक है? बताइए कौन सा अनुपात है जो शोधन क्षमता का घोतक है? औसत वसूली अवधि, चालू अनुपात, देनदार आवर्त अनुपात, बताइए कौन सा अनुपात होगा? सारे आंसर सही है, ये शोधन क्षमता का तीनों अनुपात होता है। अगला ऊंचा अनुपात कम लाभदायकता, ये किसके संबंध में कहा गया? ऊंचा अनुपात कम लाभदायकता, मैंने अधिक रेशियो जितना ही अधिक होगा प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कम होगी, किसके संदर्भ में कहा गया बताइए? अभी पीछे एक रिलेटेड क्वेश्चन था संचालन ऑपरेटिंग रेशियो के संबंध में कि खर्चे ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो संचालन अनुपात होगा। आगे बढ़ते हैं। जब परिचालन अनुपात बढ़ता है तो परिचालन लाभ क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो जब बढ़ता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? क्वेश्चन ये बढ़ता है घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों में से कोई संबंध नहीं है, जल्दी से बताइए क्या होगा? भाई जब ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम होगा। चालू अनुपात में वृद्धि हो सकती है, अब बताइए चालू अनुपात में वृद्धि कब हो सकती है? चालू संपत्तियों के अधिलेखन से, चालू दायित्वों के अधिलेखन से, चालू संपत्तियों के अल्पलेखन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताइए। करंट रेशियो में वृद्धि एक ही कंडीशन से हो सकती है जिस चालू संपत्ति में वृद्धि हो, ठीक ना, चालू संपत्ति अधिक हो। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः किस अनुपात की गणना प्रतिशत में की जाती है? क्योंकि आपको बताए थे या पढ़े भी होंगे, रेशियो एनालिसिस में जो रेशियो होता है परसेंटेज के बेस पे होता है, दर के बेस पे होता है, संबंध के बेस पे होता है। यहां पर पूछ रहा है कि प्रतिशत में की जाती है, कौन सा? लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, वित्तीय अनुपात, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल बहुत ही सिंपल है, बताइए फटाफट। प्रतिशतों में गणना हम क्रियाशीलता अनुपात का करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात समीकरण सही है? पूछ रहा है सही है, इक्वेशन दिया गया है, कौन सा सही है? नेट सेल का फार्मूला होता है ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न, बिल्कुल सही, करेक्ट। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, छूट गया है लिखना, बिल्कुल सही। देखते हैं ये दोनों तो सही है, आगे देखते हैं कौन कौन और सही है। अगला है वर्किंग कैपिटल रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स रेशियो माइनस करंट लायबिलिटी रेशियो, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, चारों ही ऑप्शन सही है। एक तरह से समझिए कि इस क्वेश्चन में 4 फार्मूले थे। नेक्स्ट है, सकल विनियोजित पूंजी किसके बराबर होती है? मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैपिटल किसके बराबर होती है?
बताइए जल्दी से। कुल अस्थायी संपत्तियों के, कुल शुद्ध संपत्तियों के, कुल चालू संपत्तियों से उपयुक्त में से कोई नहीं तो कुल शुद्ध संपत्तियों के बराबर होती है। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि प्रबंध के लिए कौन सा अनुपात उपयोगी है, मैनेजमेंट के लिए कौन सा रेशियो बेहतर है। संचालन अनुपात, विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से कौन सा रेशियो सबसे बेहतर होता है। तीनों ही रेशियो बेहतर है। तरलता का सर्वाधिक कठिन परीक्षण कौन सा है, लिक्विडिटी का सर्वाधिक टेस्ट माने परीक्षण कौन सा कठिन है। चालू अनुपात, अम्ल परीक्षण अनुपात, निरपेक्ष अनुपात, स्कंदावर्त अनुपात। जल्दी से बताइए, देखने से ही लग जाएगा। देखिए तरलता का सर्वाधिक कठिन परीक्षण पूछ रहा है। चालू अनुपात उतना कठिन नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, स्टॉक भी नहीं है, निरपेक्ष अनुपात जो होता है कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक वर्षों के अंतिम खातों के आधार पर वित्तीय विवरणों का विश्लेषण को कहते हैं। कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक वर्षों के जो फाइनल अकाउंट होते हैं उसका कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है, तो उस एनालिसिस को क्या कहा जाता है। यथेष्टिक विवरण, गतिशील विश्लेषण, निधि प्रवाह विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण। चारों में से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस। कुल लाभ पूंजीगत संचय को कहते हैं। कुल लाभ पूंजीगत संचय को क्या कहते हैं, बताइए भाई। कुल लाभ पूंजीगत संचय को क्या कहा जाता है, अधिक कहा जाता है, प्रतिधारित अधिक कहा जाता है, संचय कहा जाता है, वितरण योग्य लाभ कहा जाता है। ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट, लेनदारों के लिए कौन सा अनुपात अत्यधिक उपयोगी है, बताइए। जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं उनके लिए कौन सा रेशियो ज्यादा यूजफुल है अर्थात उपयोगी है। चालू अनुपात, ऋण सेवा अनुपात, अस्थायी संपत्ति अनुपात, स्वामित्व अनुपात होता है भाई। संचालन अनुपात है। संचालन अनुपात किस तरह का अनुपात है, लाभदायकता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, तरलता अनुपात। चारों में से जल्दी से बताइए कि संचालन अनुपात कौन सा अनुपात है। तो संचालन अनुपात हमारा लाभदायकता अनुपात होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि समता अंशों में सट्टा अधिक हो जाता है जब गियरिंग अनुपात हो। कह रहा है कि समता अंशों में सट्टा अधिक हो जाता है जब गियरिंग अनुपात हो। गियरिंग अनुपात क्या हो, निम्न हो, गिरती हुई हो, उच्च हो, समान हो। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सही है कि जब हाई लेवल पर गियरिंग अनुपात होगा तो सट्टा अधिक ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध विक्रय का शुद्ध कार्यशील पूंजी से अनुपात कहलाता है। मतलब कि नेट सेल का नेट वर्किंग कैपिटल से जो रेशियो होता है वो कौन सा अनुपात कहलाता है। कार्यशील पूंजी विक्रय अनुपात, लाभदायकता अनुपात, तरलता अनुपात, उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए कौन सा होगा। कार्यशील पूंजी विक्रय अनुपात होता है जो नेट सेल और नेट वर्किंग कैपिटल के बीच रिलेशन बनाता है। नेक्स्ट है, ये बहुत आता है एग्जाम में कि आदर्शतन अम्ल परीक्षण अनुपात क्या होता है। आदर्शतन अम्ल परीक्षण अनुपात मतलब लिक्विड जो रेशियो होता है सबसे बेस्ट 1:1 होता है और जो करंट रेशियो होता है, करंट जो हमारा रेशियो हो वो 2:1 और लिक्विड रेशियो जो होता है आदर्शतम 1:1 होता है। ये मुझे वानी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा कि चालू अनुपात की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में नहीं रखा जाता। मैंने जब हम करंट रेशियो की गणना करते हैं तो हम किसको ध्यान में नहीं रखते हैं, देनदार को, फर्नीचर को, लेनदार को, बैंक ओवरड्राफ्ट को। ध्यान दीजिएगा इसको नहीं रखते हैं फर्नीचर को, क्योंकि फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स है। और जब करंट रेशियो की गणना करते हैं तो उसका फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का ही इक्वेशन बनता है तो वहां उपस्कर अर्थात फर्नीचर का कोई यूज नहीं होता है क्योंकि फर्नीचर फिक्स एसेट्स होती है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुपात लेनदारों के लिए उपयोगी नहीं है। मतलब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा रेशियो क्रेडिटर्स के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है। शोधन क्षमता अनुपात, लेनदारों का अनुपात, संपत्ति कवर, वो सब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा है, कहाँ थे भाई,
तो उसको कर दें 30 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति अम्ल परीक्षण की गणना करते समय करने के लिए त्वरित चालू संपत्ति नहीं है। मतलब कुछ संपत्तियां नीचे दी गई है, लिक्विड रेशियो का जब हम परीक्षण करेंगे इसके लिए कौन त्वरित चालू संपत्ति माने लिक्विड एसेट्स नहीं है, अल्पकालीन प्राप्य है, रोकड़ है, देनदार है, स्टॉक नहीं है। आंसर सही होगा हमारा रह दिया। नेक्स्ट है अंशधारियों के लिए कौन सा अनुपात उपयोगी है, माने शेयर होल्डर के लिए कौन सा रेशियो सबसे बेस्ट होता है। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, प्रतिफल दर, लाभांश कवर, लाभांश दर, ये तीनों ही रेशियो सबसे बेस्ट होता है किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्वरित अनुपात की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में नहीं रखा जाता। माने जब हम लिक्विड रेशियो की गणना करते हैं तो किसको ध्यान में नहीं रखते हैं, कैश को ध्यान में रखते हैं, लेनदार को ध्यान में रखते हैं, बैंक शेष को रखते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को ध्यान में नहीं रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि विनियोगों पर प्रत्यय की गणना की जाती है, विनियोगों पर प्रत्यय की गणना की जाती है, किसके बेस पर की जाती है बताइए। अंशधारियों के विनियोग पर, कार्यशील पूंजी पर, अस्थायी संपत्तियों पर, इनमें से कोई नहीं। भाई ये तीनों में से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से अनुपात सामान्यतः लाभदायकता विश्लेषण के काम में आते हैं। नीचे कुछ अनुपात दिया गया है, इसमें से कौन सामान्य लाभदायकता विश्लेषण के काम में आते हैं, बताइए इसमें से कौन सा होगा। सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, ये दोनों काम में आते हैं। और देखते हैं दो ठो अनुपात कौन कौन सा दिया गया है नीचे। हाँ परिचालन अनुपात भी काम में आता है, अर्थात सही आंसर उपयुक्त सभी। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय संचालन व्यय नहीं है, कौन सा व्यय है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज नहीं है। विज्ञापन, वेतन, वित्तीय, पुराने फर्नीचर की बिक्री, यही नहीं है, ठीक है। अगला चालू अनुपात का आदर्श अनुपात है। चालू अनुपात का करंट रेशियो का सबसे आइडियल रेशियो क्या होता है, अभी बताया हाल ही में 2:1 होता है, 2:1, अभी पीछे बताया है। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि टाइम वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप लोग भी अपना काम वर्क पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है तरल संपत्ति में शामिल होता है, लिक्विड एसेट्स में क्या शामिल होता है भाई, रोकड़ होता ही है, रोकड़ और देनदार होता ही है। रोकड़ ये देखिए ये होता है तीनों, ये तीनों शामिल होते हैं, कैश भी होता है, क्रेडिटर्स भी होता है और मार्केटेबल सिक्योरिटी भी होता है, सही ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन तरल संपत्ति है, पूछ रहा है कौन सा लिक्विड एसेट्स है। देनदार, ख्याति, रहतिया, तो देनदार ही है, बाकी तो है नहीं। एक देखिए न्यूमेरिकल आ गया, एक नहीं दो आया मेरे ख्याल से, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्रारंभिक स्टॉक इतना, क्रय इतना, विक्रय इतना, विक्रय पर सकल लाभ की दर इतना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या कीजिए, ध्यान दीजिएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछ रहा, तो भाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला भी पीछे मैंने बताया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक, ये होता है। ध्यान दीजिए ओपनिंग स्टॉक दिया, अब इस फार्मूले पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, तो ध्यान दीजिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से हम ग्रॉस प्रॉफिट घटा देंगे, क्या चीज है, एक मिनट, इसको काट दे रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहां पे दे रहा है सकल लाभ की दर 25%, सकल लाभ किस पर निकालेंगे, इस बिक्री पे निकालेंगे, इस बिक्री में से हम प्रॉफिट घटा देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, जहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रख दीजिएगा। एवरेज स्टॉक में केवल ओपनिंग स्टॉक दिया तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर होगा। इन्हीं में से कोई आंसर होगा, आप चेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा कि क्या आपका आंसर आया, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने बताया है, बस एक स्टेप इसमें ज्यादा है, सकल लाभ की दर दिया गया,
उसका मैंने फार्मूला बता दिया कि जब सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ष की शुद्ध बिक्री 2,50,000, देनदार 50,000, तो औसत वसूली अवधि क्या? ध्यान दीजिएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। जो भी हमारा डेप्टर्स है, डेप्टर्स अपॉन हो जाएगा नेट सेल इनटू 365, एवरेज कलेक्शन पीरियड का, या एवरेज रिसेबल भी इसको बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 50,000 गुणे 365 अपॉन कितना हो जाएगा 2,50,000। इसको डिवाइड कर देंगे, 5 बार में जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, 5 25 और 5 7 35, 5 15, इतना डेज आएगा। 73 डेज देखिए कहीं होगा, ये आंसर होगा। जो नया है वो मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि अनुपातों का प्रयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जब रेशियो का हम यूज कर रहे हैं तो कौन सी बात को हम ध्यान में रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लेखा समंकों में एकरूपता की परख करना, समंकों का उचित ढंग से प्रस्तुतिकरण करना, प्रमाण अनुपात की तुलना में वास्तविक अनुपात करना, उपयुक्त सभी, तो सही ऑप्शन है डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बड़ा कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री टर्नओवर गणना में अंश में क्या लिया जाता है। अंश का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बटा होता है ना, ये कहलाता है अंश और ये कहलाता है हर। कह रहे हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो की गणना करते समय अंश में क्या लिया जाता है। अभी मैंने पीछे बताया बेचे गए माल की लागत, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, तो अंश में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही लिया जाएगा, यही आंसर सही है। चालू संपत्तियों और स्कंद के अंतर को जाना जाता है। कह रहा है करंट एसेट्स और स्टॉक का डिफरेंस को किस नाम से जाना जाता है। देखते हैं आंसर में क्या क्या दिया है। 43 क्या जाना जाता है, तरल संपत्ति के रूप में, पूर्णतया तरल संपत्ति के रूप में, पूर्ण नगद के रूप में, उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। पूर्णतया तरल संपत्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चालू दायित्व में से बैंक अधिविकर्ष घटाने के पश्चात प्राप्त शेष क्या कहलाता है। मतलब कि जब करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट हम घटा देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, तरल दायित्व, शुद्ध दायित्व, गैर दायित्व, इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। तरल दायित्व कहते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, बेचे गए माल की लागत ज्ञात करने का सूत्र है। बेचे गए माल की लागत ज्ञात करने का सूत्र हमारा क्या होता है, एक सेकंड। ठीक है, बेचे गए माल की लागत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सेल में से सेल्स रिटर्न घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा, सेल्स में से सेल रिटर्न घटा देंगे, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट घटा देंगे। ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं बेचे गए माल की लागत। और भी बहुत सारे सूत्र इसमें दिए गए हैं, तो सही सूत्र इसमें से फार्मूला कौन सा सही है, पहला ही फार्मूला सही है। सामान्यतः किस अनुपात की गणना गुणा में की जाती है, माने कौन सा रेशियो है जिसकी गणना हम गुणा में करते हैं, तो सही अनुपात है लाभदायकता अनुपात। बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके। आगे कुछ है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं कि संपत्ति बराबर होता है दायित्व प्लस पूंजी। कह रहा है ये कौन सा विश्लेषण है, संपत्ति बराबर होता है, तो ध्यान दीजिए ये लेखांकन समीकरण है। चालू दायित्व को चुकता करने की क्षमता को कहते हैं, करंट लायबिलिटीज को पेमेंट करने की कैपेसिटी को हम किस नाम से जानते हैं भाई, इसको कहते हैं तरलता के नाम से। लास्ट के 2 क्वेश्चन और है, जल्दी से इसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि चालू अनुपात का तात्पर्य क्या होता है। चालू अनुपात का क्या तात्पर्य होता है, पर्याप्त कार्यशील पूंजी को ही चालू अनुपात कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद लाभदायकता अनुपात में सम्मिलित नहीं किया जाए, मैंने पूछ रहा है इसमें से किसको हम लाभदायकता अनुपात में शामिल नहीं करते हैं, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो को नहीं करते हैं, क्योंकि विक्रय पर सकल लाभ को किया जाता है, इसको किया जाता है, इसको किया जाता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो को नहीं किया जाता है। तो इस तरह आप लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्दी जल्दी थोड़ा सा आज कहीं जाना था तो जल्दी जल्दी लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिया।
ठीक है, फिर ऐसे ही कंटिन्यू मिलता रहेगा। वीडियो को अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट, फिर कल मिलते हैं, बाय।